नमस्कार, डिजाइन विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और कोरोना का संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। हालांकि बहुत सकारात्मक खबरें भी आ रही हैं। धीरे धीरे कोरोना पर कंट्रोल पाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि जो 15 दिन पहले जिस तरह की भयावह स्थिति थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। लॉकडाउन के अच्छे परिणाम देखने को आ रहे हैं। इंदौर की बात की जाए तो अभी एक बड़ा लॉट बैकलॉग का खुला, उसकी वजह से संख्या में एकाएक तेज़ी से वृद्धि हुई। आज और शाम में एक और बैकलॉग खुलेगा तो शायद और तेज़ी से वृद्धि हो, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं नियंत्रण है। जो नए मरीजों की दर है उसमें काफ़ी गिरावट है। ये जो पुराने मरीजों की बड़ी संख्या आई है, तो ये बात सही है कि बहुत ही चिंताजनक पहलू है, मगर उसमें कहीं ना कहीं सुखद खबरें भी हैं, सकारात्मक खबरें भी हैं और हम धीरे धीरे इस लड़ाई पर अपना अधिकार जमाते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मजबूती से पैर जमाते जा रहे हैं। और दूसरी बात, इस लड़ाई में हमारे सामने ऐसे बहुत सारे योद्धा, ऐसे बहुत सारे नायक, बहुत सारे हीरो हमारे आसपास से ही पैदा हुए हैं, जिनके लिए हम सोचते थे कि हम इतनी बड़ी लड़ाई होगी तो हम इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे, लेकिन ये बहुत ही सकारात्मक, सुखद और अच्छे संकेत हैं कि हीरो ढूंढने के लिए, नायक ढूंढने के लिए हमें बहुत दूर नहीं जाना पड़ रहा है। हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास ऐसे अनेक नायक हैं जो इस युद्ध में अपनी आहुति डाल रहे हैं, अपना जीवन संघर्ष कर रहे हैं और अपने साथ साथ उन तमाम लोगों की जो असहाय हैं, बेसहारा हैं, मजबूर हैं, मजलूम हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को कर्ण की उपाधि देता हूं और ऐसे ही एक कर्ण हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता उमेश शर्मा, जो पिछले कई दिनों से, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में एक भोजनशाला का संचालन कर रहे हैं। इस भोजनशाला में लगातार सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खाना बनता रहता है। लगभग 100 लोगों की टीम उमेश शर्मा के साथ प्राणपण से जुटी हुई है। उसमें बस्तियों की महिलाएं हैं जो पूड़ियाँ तल रही हैं, सब्जियां बना रही हैं, कोई अचार ला के दे रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, कोई खेतों से डायरेक्ट सब्जियां तोड़ के ला रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उमेश शर्मा ये सब काम जन सहयोग से कर रहे हैं। उन्हें क्विंटलों से भी आटा मिलता है और कोई 1 किलो नमक की थैली भी दे जाता है। इस वक्त अगर मैं कहूं कि इंदौर के वो सबसे बड़े भिखारी बने हुए हैं, हाथ फैलाकर कहते हैं कि जिसके पास जो हो वो दो। लोग उन्हें 50,000 रुपये भी देते हैं और 10 का नोट भी दे जाते हैं। वे सबकी सहयोग को श्रद्धाभाव से अपने माथे पर लगाते हैं और एक योद्धा की भांति, एक जंगजू की भांति, एक जिसको कहना चाहिए समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह सुबह से लेकर देर रात तक अपनी भोजनशाला को संचालित करने में लगे हुए हैं और लगभग प्रतिदिन 8 से 10,000 भोजन के पैकेट तैयार करवाकर लोगों में वितरित कर रहे हैं। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत। नमस्कार। उमेश जी, ये सही है कि बहुत बड़ा संकट समाज में आया है, लेकिन ये भी सही है कि इस संकट का सामना समाज को ही करना पड़ेगा। और हमारे दुनिया की जो 2 सबसे बड़े महानायक हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण, वो हमेशा से ये कहते हैं कि समाधान भी समाज से निकलता है और नायक भी समाज से निकलते हैं। ऐसे ही एक नायक बनकर आप उभरे हैं इस पूरे युद्ध में, जब आप बहुत सारे लोगों को भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये विचार आपके मन में कैसे आया? एक तो प्रतीक जी, आपका सदैव मुझ पर अतिरिक्त स्नेह रहा है और आप सदैव मेरा संबल भी बढ़ाते रहे हैं। आपकी दृष्टि में मैं नायक शायद इसीलिए हूं क्योंकि आप मुझसे स्नेह करते हैं, पर मैं स्वयं को सेवक ही मानता हूं। और जहां तक ये विचार आने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करा कि एक कार्यकर्ता प्रतिदिन अपने परिवार से 5 लोगों के लिए खाना बनाकर लाएगा। और जब इस प्रकार का आह्वान माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने करा, तो मुझे लगा कि हमारी पूरी व्यवस्था टोली को इस परिवार की संख्या का विस्तार करना चाहिए। क्योंकि मैं जिन क्षेत्रों में काम करता हूं, या मेरा स्वयं का जो पृष्ठभूमि है वो बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से मैं स्वयं भी रहा हूं और बहुत अभाव में मेरा जीवन रहा है। जिन बस्तियों में मैं पैदा हुआ हूं, जिन बस्तियों में मैं बड़ा हूं, मुझे मालूम है कि उन बस्तियों में जीवटता वाला कार्यकर्ता मिलेगा तो विपुल मात्रा में, पर उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो प्रतिदिन 5 परिवारों के लिए भोजन बना पाएगा। तो फिर ऐसे शुरुआती दौर में हम 4-5 कार्यकर्ताओं ने मिलकर कुछ 25-25 हज़ार रुपये का कंट्रीब्यूशन करा और 1.5 लाख रुपए की राशि एकत्रित करी और 1 लाख रुपए का जो सामग्री थी
वो हमारे महानगर के कार्यालय मंत्री हैं मुकेश बंगल जी, उनकी साख है, व्यापारी हैं, उनके माध्यम से हमने उधारी में क्रय की। ऐसे 2.5 लाख रुपए की सामग्री को एकत्रित करा और फिर हमारे माननीय विधायक जी हैं आकाश विजयवर्गीय जी, हमारे नगर अध्यक्ष माननीय गोपी नेमा जी, इन दोनों से मैंने बात की और अपनी इच्छा प्रकट करी कि इस तरह की एक भोजनशाला हम चलाना चाहते हैं और आपकी अनुमति चाहिए, क्योंकि संगठन की व्यवस्था है। माननीय नगर अध्यक्ष जी ने बहुत स्नेहपूर्ण भाव से इस काम के लिए प्रोत्साहन भी दिया और विधायक जी ने भी तत्पर इस बात के लिए स्वीकृति करी। वे स्वयं भोजनशाला पर आए, बैठकर एक योजना बनवाई और हर जगह सहयोग करने का संबल भी उन्होंने बंधाया। फिर हमारे जो संभाग के संगठन मंत्री हैं, मेरे आदर्श वही हैं और मैं उन्हीं की प्रेरणा से काम करता हूं, माननीय जयपाल सिंह जी चावड़ा जी, उनको मैंने पूरी कार्य योजना बताई और वो स्वयं भोजनशाला पर आए और जब उन्होंने हमारी कार्य पद्धति को देखा तो उन्होंने संतोष व्यक्त करा। तो प्रतीक जी, ये 2 अप्रैल से हमने इस पूरी भोजनशाला को प्रारंभ करा था। इसमें अभी कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना आटा रोज का आप गूंदते हैं और कितनी सब्जियां आप लगती हैं और कितने कार्यकर्ता इसमें जुटकर कितने परिवारों तक आप भोजन पहुंचा रहे हैं? प्रतीक जी, शुरुआत हमने 2 अप्रैल से करी थी, तो 2 अप्रैल पे जब चालू करा था तो 14 अप्रैल तक हमारे 5,000 से 5,500 जरूरतमंदों तक हम रोजाना भोजन पहुंचा रहे थे। तब हमारा आटा 5.5 कुंटल से 6 कुंटल के लगभग लगता था। फिर जब 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ी तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके यहाँ कच्चा राशन खत्म हो गया है और वास्तव में लोगों को असुविधा बढ़ने लगी थी। तब हमने थोड़ा सा और अपनी बेसिक नीड में इजाफा करा और इस समय जो हमारा आटा है वो 7 से 7.5 कुंटल लगता है लगभग प्रतिदिन। लगभग 7 से 7.5 कुंटल आटा हम प्रतिदिन बनाते हैं और 120 किलो तेल हमको प्रतिदिन इसमें लग रहा है। 3.5 कुंटल जो है वो सब्जी लगती है, बाकी की जो बेसिक नीड है, मसाला है, गैस के सिलेंडर है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण व्यवस्था में लोग हैं, जैसे सेमलिया चाऊ कनाड़िया क्षेत्र के हमारा एक नौजवान कार्यकर्ता है पुलकित सिंह चौहान, किसान है, पृष्ठभूमि उसकी किसान की, उसने वहाँ थोड़ा वातावरण निर्माण करा तो उस कनाड़िया क्षेत्र के किसान बंधुओं ने अपने हाथों से बैंगन तोड़ रहे हैं, मूली तोड़ रहे हैं, लौकी तोड़ रहे हैं और पालक तोड़ रहे हैं और हमारे लिए सब्जियां तोड़ कर प्रतिदिन अपने साधनों से हमारे धीरज पाटीदार जी हैं, वो स्वयं अपने वाहन से लेकर आते रहे और हमारी भोजनशाला तक सब्जियां पहुंचाई। आलू हम खरीदते रहे, 2 कुंटल आलू मिलाते थे, बाकी 1.5 कुंटल हमको जो हरी सब्जियां जिस दिन जैसी प्राप्त होती है वो हम सब्जी मिला लेते हैं। और प्रतीक जी, अभी 7 से 7.5 हज़ार तक का एवरेज है। 7,000 तो मान के चलिए कि हमारी एक जो निश्चित संख्या है कि इतने पैकेट तो हम बनाते हैं और उसके बाद अगर कोई और अभी जो हमारा कार्यक्षेत्र है, हमने एक अटल बिहारी वाजपेयी मंडल है, हमारा मंडल के अध्यक्ष है रितेश विरांग जी, तो उनका मंडल है। मैं समाप्त करता हूं प्रतीक जी। तो 3 वार्ड उस मंडल में आते हैं। हमारी शोभा रामदास गर्ग जी का वार्ड है, हमारे गंगाराम यादव जी लड़े थे, छोटे यादव जी पार्षद है, वहाँ से उनका वार्ड है और एक हमारी पार्षद सीमा वीरान का वार्ड है। इन तीनों वार्डों में मिलाकर लगभग 120 बस्तियां हमने ऐसी चिन्हित करी है जहां बर्तन मांजने वाली बाइयां हैं, झाड़ू पोछे करने वाली बाइयों के मकान है, हमारे चर्मकार बंधु रहते हैं, काफी गरीब और वंचित बस्ती है। तो इनको फोकस करके हम काम करते और हमारी व्यवस्था टोली जो है सबके काम बांट रखे। पुस्तक नरवरिया वो वितरण का प्रबंधन देखते हैं, विशाल शर्मा और पप्पू ठाकुर है वो परिवहन का काम देखते हैं। और इसमें एक छोटी सी बात प्रतीक भाई की, जो महिलाएं हैं हमारी जो इसमें सेवा कर रही है, सेवा बस्ती की, वो एक भी महिला पारिश्रमिक नहीं ले रही है। एक दिन मैंने उनको बैठाकर बहुत भावुक अपील करी थी कि जिनके लिए आप बना रही हैं और जिनके बीच जा रहा है वो आपके हमारे परिवार के ही लोग हैं। और उन महिलाओं ने सुबह 7 साढ़े 7 बजे आती हैं प्रतीक जी और रात को 9 साढ़े 9 बजे घर लौटती हैं। तो मुझे तो बहुत ये आप भोजन एक टाइम दे रहे हैं या 2 टाइम देते हैं? प्रतीक जी, हमारा भोजन इतना पर्याप्त संख्या में होता है। हम जैसे मान लीजिए कि एक परिवार में 4 लोग हैं तो हम 4 पैकेट दे देते हैं। फिर क्या है कि दूसरा एक पद्धति हमारी है कि कुछ मध्यम वर्गीय परिवार ऐसे होते हैं प्रतीक जी की जो भोजन लेने में संकोच करते हैं। तो जब हम लोग जाते हैं और ज़रूरतमंदों तक हमारी वितरण वाली टोली पहुंचती है तो कुछ ऐसे मकान चिन्हित करती है कि ये भोजन लेने में संकोच कर रहा है पर कच्चा राशन खत्म हो गया, तो ऐसे ज़रूरतमंदों को चिन्हित करते हैं। फिर हमारे माननीय विधायक हैं आकाश विजयवर्गीय जी, उनके माध्यम से कच्चा राशन आ जाता है पैकेट, तो वो हमारे जो स्थानीय बूथ के अध्यक्ष हैं या हमारे नेतागण हैं, जैसे हमारे वो लोग सारे वो कच्चा राशन भी बांटते हैं। कुछ कच्चा राशन की किट हम लोग भी तैयार करते हैं, अपनी भोजनशाला से अतिरिक्त सामग्री आती है तो कुछ हम अपने स्तर पर देते हैं। पर कच्चा राशन जो है हमारे विधायक जी, मुझे लग रहा है कि शायद इंदौर में बहुत विपुल मात्रा में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में विधायक आकाश विजयवर्गीय जी के माध्यम से कच्चा राशन पहुंचाया जा रहा है।
आपके पैकेट में जो आप पैकेट बनाते हैं उसमें कितनी मात्रा में खाना होता है, कितनी पुड़ियाँ होती, कितनी औसत सब्जी? एक आदमी के लिए प्रतीक भाई ये मान के चलिए कि हम जो खाद्य सामग्री वो 350 ग्राम के लगभग देते हैं, जो एक आदमी की आहार की तृप्ति के लिए पर्याप्त होती मैंने है। आपकी फेसबुक पे एक अपील देखी थी कि कोई अचार पहुंचा दे, तो क्या अचार भी आप पहुंचाते हैं? जी हाँ प्रतीक जी, क्या होता है कि ये हमारी जो सेवा बस्ती की महिलाएं हैं सुबह 7 बजे आ जाती हैं और रात को 9 बजे तक हरनिश काम करती है। बहुत गर्मी है, भोजनशाला के अंदर 4-4 भट्टियां एक साथ चलती हैं और धधकते हुए पसीने में वो काम करती हैं, तो वो बहुत बेहाल हो जाती हैं। तो फिर हम बीच में ऐसा करते हैं कि 2 दिन के अंतराल में, 3 दिन के अंतराल में, 4 दिन के अंतराल में एक बार सब्जी को ड्रॉप करते हैं और उस दिन अचार दे देते हैं, ताकि ये महिलाएं 4-4:30 बजे फ्री हो पाए और इनको थोड़ा सा विश्राम मिल जाए। देखिए, इस समय सोशल डिस्टेंस का बड़ा महत्व है, इस समय सैनिटाइजेशन का बहुत महत्व है। अब आपकी बस्तियों से महिलाएं निकल कर आ रही हैं, ज़ाहिराना तौर पर मोदी जी ने कहा है कि हमको काम करना है, सोशल डिस्टेंस के साथ करना है, तो क्या ये सब नॉर्म से फॉलो हो रहे हैं या फिर वही सब आप मालूम पड़ा कि भोजन की बजाय कोरोना बांट रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं प्रतीक भैया, बहुत सुरक्षा की जितने एहतियातन उपाय हैं हम अधिकतम उपयोग। एक तो हमारी जो महिलाएं आती हैं और हमारी महिलाएं जाती हैं, तो उनके आने और जाने के जो वाहन हैं उनको छोड़ते समय भी सैनिटाइज करके वाहन जाता है, और जब उनको उतारता है तब भी उस वाहन को, एक कार है एक ऑटो है, दोनों को सैनिटाइज कराते हैं। एक बात, जैसे ही हमारी व्यवस्था, केवल महिलाएं नहीं पूरी व्यवस्था टोली जो 95 लोगों की है, सोशल डिस्टेंस का पालन तो करते हैं, जैसे ही वो 95 लोगों की मेरे सहित पूरी टोली आती है उसको सैनिटाइज करते हैं। जब वो टोली काम समाप्त करके वापस लौटती है फिर सैनिटाइज करते हैं। सुबह जिस समय आते हैं थर्मल स्कैन किया जाता है, शाम को जिस समय लौटते हैं तब भी थर्मल स्कैनिंग होती है। उसके बाद जब दोपहर का भोजन का समय होता है तो जो आयुष मंत्रालय के द्वारा काढ़ा दिया जा रहा है या इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले एनर्जी ड्रिंक के, वो अलग दिए जाते हैं। फिर हाइड्रोक्लोरिन जो 400 mg की गोली होती है, सप्ताह में एक बार देना होती है, तो सप्ताह में एक बार वो सारी गोलियां भी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। सबको, महिला हो या कार्यकर्ता व्यवस्था टोली के हो, इस तरह के हमने गुरुद्वारों से दस्तार बुलाए हैं। हमारे ऋषि खनुजा जी, हमारे रिंकू भाटिया जी ने, हमने आग्रह करा था तो दस्तार पहुंचाए हैं। तो सबके मस्तक पर गुरु साहिब का हम ये दस्तार बांध के काम करते हैं। सबको मास्क दिए हुए हैं, सबके हाथ में हमने ग्लोव्स दिए हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जितना, और उसके बाद जब भोजनशाला में काम समाप्त हो जाता है तो नगर निगम की गाड़ी प्रतिदिन आती है और भोजनशाला सहित पूरा जो हमारा मैदान है, बहुत खुला हुआ मैदान है, ऋतुराज मांगलिक भवन जो है हमारा, तो खटीक समाज के हमारे अध्यक्ष माननीय विजय सोनकर जी, उन्होंने बहुत सदाशयता के साथ और खटीक समाज की कार्यकारिणी ने बहुत सदाशयता के साथ वो हमको उपलब्ध कराया। तो वो बहुत खुला वातावरण है वहाँ पर। और हमारा जो वितरण का काम है, आखिरी बात प्रतीक भाई, कि हम दरवाजे बंद रखते हैं। भोजन लेने जो टीम आती है वो टीम अलग है, उस टीम का अंदर आना मना है। हम उनकी जो गाड़ी आती है उसके अंदर पूरे भोजन के बंडल रख देते हैं और फिर वितरण करने का काम उस टोली का होता है। केवल मनुष्यों की बात नहीं है, इस समय सड़क पे जो कुत्ते हैं वो भी भूखे हैं, गायों को रोटियां नहीं मिल रही हैं। वैसे तो भाजपा शासित नगर निगम की कृपा से शहर में गाय वगैरह बची नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत हैं कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बिल्कुल है प्रतीक तो भाई। उन कुत्तों का और इन सब के लिए भी रोटी की प्रबंधन आप करें कि सिर्फ इंसानों पर ही आपका फोकस है? प्रतीक भाई, कुत्ता जो है वो पूड़ी नहीं खा सकता है, गाय माता को हम पूड़ी देना नहीं चाहते हैं। तो जिस समय हमारी भोजनशाला में हमारे भोजन पैकेट का काम समाप्त हो जाता है तो फिर हमारे यहाँ प्रतिदिन 20 से 25 किलो आटे की रोटियां बनाई जाती हैं। 1000 से 1500 के करीब हम रोटियां बनाते हैं और ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर वो पूरी 1000-1200 रोटियां रखता हूं। और आप को विश्वास नहीं होगा प्रतीक भाई कि मैं प्रतिदिन इस समय मेरी इन 3 वार्ड के कम से कम मैं बता रहा हूं कि 1000-1200 कुत्तों से बहुत सीधी सीधी बातचीत है और दोस्ती हो गई है और वो मेरी गाड़ी पहचानने लग गए। मेरी गाड़ी जाती है प्रतीक भाई हर चौराहे पे। मैं आपको यहाँ पर, चूंकि चैनल की मर्यादा है, मैं बैठ के इस समय बता सकता हूँ कि किस चौराहे पर कितने कुत्ते हैं, किस गली में कितने कुत्ते हैं और किस कुत्ते का कलर कौन सा है, काले कुत्ते कितने हैं, सफ़ेद कुत्ते कितने हैं, लाल कुत्ते कितने हैं। ये मेरी दैनंदिनी में पिछले 1 महीने से शामिल है। तो इन स्वान देवताओं को भी भोजन डालता हूँ, गाय माता को देता हूँ। और इसके अलावा प्रतीक भाई जब मैं निकलता हूँ तो जो मेरी गाड़ी में भोजन के पैकेट होते हैं, तो मैं जैसे निकलता हूँ तो मल्टी के जो चौकीदार है, जैसे पुष्पश्री हॉस्पिटल डॉक्टर गिरीश टावरी का बन रहा है, अब वहाँ पर जो मजदूर है
उसके पास कुछ भी नहीं है। प्रतीक भाई, वो गिरीश टावरी की हॉस्पिटल पे रुकता हूँ, रोज उनको 10-12 पैकेट मजदूरों को देता हूँ, फिर सामने एक रेत की दुकान में बता, छोटे छोटी सी, लंबा नहीं बताऊंगा, तो इस तरह के लोगों को देता हूँ। अब इसमें कुछ बुजुर्गवार होते हैं, वो पूरी उनको नुकसान करती है, ये बात मैं जानता हूँ। तो फिर मैं ये करता हूँ कि जो हमारी रोटियां होती हैं, उस रोटी में से एक एक बुजुर्गवार की, और रोटियां बिल्कुल गर्म होती है प्रतीक भाई, हम उनको प्रोफाइल शीट में लपेट कर ले जाते हैं और 4-4 रोटियां बुजुर्गों को भी देता हूँ। अच्छी मोटी रोटी होती है कि एक बुजुर्ग, मुझे लगता है बमुश्किल 2.5-3 रोटी खा पाता होगा, पर हम 4-4 रोटियां देते हैं। और एक बात आखिरी, सब्जियां हम बदलते रहते हैं, केवल आलू ही आलू खाने से भी ठीक नहीं होता है, तो कभी पत्ता गोभी देते हैं, कभी टमाटर देते हैं, कभी मिक्स देते हैं, कभी बैंगन, कभी लोग खेतों में से जो सेमले बिल्कुल, जो सारे लोग उदारता पूर्वक पहुंचाते हैं प्रतीक जी। देखिए, ये सारे संजय जो भी आप कर रहे हैं, इसके लिए सबसे बड़ा जो मामला है वो है धन संग्रह का। और मैं बहुत सारी फेसबुक पर मैंने आपकी मार्मिक और भावुक अपील भी देखी है। आपने बहुत सारे लोगों का उदारतापूर्वक उल्लेख भी किया है जिसने आपको पैसे दिए हैं, और बहुत छोटे छोटे रकम भी आए हैं। एक बहुत ही छोटी बच्ची ने अपना जन्मदिन न मनाते हुए उस जन्मदिन में जो गुल्लक में उसके पैसे थे वो आपको दे दिए, अपने केक और चॉकलेट के पैसे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण, एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग उसमें मेरे को देखने को मिले। मैंने कहा जिस तरह शुरुआत में, हाँ, हमें हीरो ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत आपने नहीं बहुत होती। मार्मिक बात, कुछ हमारे छोटे छोटे आसपास से हीरो रहते हैं। कुछ छोटे छोटे से 2-3 प्रसंग प्रतीक भाई, आपने बहुत टची बात कर दी है। बहुत छोटे छोटे से 2-3 प्रसंग। एक बुरहानपुर में रहती हैं महिला है आरती महाजन, मेरी फेसबुक फ्रेंड है रश्मि मांडवे ताई, उनकी माता जी हैं। एक दिन सुबह 7 बजे उन्होंने मेरा नंबर लिया रश्मि ताई से, और उनका फ़ोन आया। प्रतीक भाई 20 मिनट तक उधर से वे रोती रही फूट फूट के, और इस तरफ से मैं फूट फूट कर रोता रहा प्रतीक भाई। वो आरती महाजन जी जो थी, उन्होंने मुझसे केवल एक बात कही कि बेटे, मैं तुमको उमेश जी नहीं कहूँगी, आज मैं तुझे बेटा कहना चाहती हूँ, और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं तेरे सर पे हाथ फेरूं, पर लॉकडाउन है। और बोले बेटा, मेरा पूजा करना नित्य के कर्म में, मैं आज से तेरे लिए एक माला जरूर फेरूंगी महामृत्युंजय की। प्रतीक भाई वो उधर से बहुत रोई, और मैं भी भावुक हूं, मैं भी बहुत रोया। तो एक तो वो प्रसंग मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा प्रतीक भाई। मुझे लगता है कि कहीं मेरा पुण्य उदय था कि उस भद्र महिला ने इतना स्नेह दिया। एक वो बात, एक अनुभव ऐसा आया प्रतीक भाई की, हमारे मित्र भी हैं पवन अग्रवाल, उनकी बिटिया है, उसका जन्मदिन था हिमांशी का। उसकी माताजी सीमा जो है वो लेक्चरर है, पवन बैंक कर्मी है। वो बिटिया का बर्थडे आया हिमांशी का, वो अपनी जान की परवाह करे बगैर ऋतुराज मांगलिक भवन पे आ गई, और जितना उसका जन्मदिन का पैसा था उससे इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला ग्लूकोज और च्यवनप्राश और एनर्जी ड्रिंक और गोलियां और मेरे लिए मास्क और ग्लोव्स, बहुत सारी चीज़ें लेकर आ गई। एक का प्रणय चित्तोड़ा जी हैं, महापौर के पीए रहे हैं, उनका बेटा है 9 माह 20 दिन का, और वो चुपचाप रात को मेरे पास आ गए ऋतुराज मांगलिक पे, बोले मेरे 9 माह 20 दिन का बेटा है अनक चित्तोड़ा। तो बोले अनक को आज तक जैसे बच्चों की होती है प्रतीक जी, मुंह दिखाई होती है, तो किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने 25 दिए, 10 दिए, 20 दिए, ऐसा करके जो धनराशि थी बहुत बड़ी नहीं थी, 5,000 से अंदर की कुछ थी, पर वो जितनी उनके बच्चे को मुंह दिखाई का पैसा मिला था वो सारा पैसा देगा। एक और उदाहरण है प्रतिभा, एक राशिद जोया करके हमारे सनावत के कार्यकर्ता है, मुस्लिम है, राष्ट्रवादी मुस्लिम है, उनका बेटा है अमन, उन्होंने उसका बर्थडे नहीं मना के वो पैसा भी जो है वो हमारे पास भेज दिया। तो ये इस तरह के अनुभव आए प्रतीक भाई। एक उड़ीसा से किसी ने 2500 भेजे, दुबई से पैसा आया 2500 रुपये, बेंगलोर से एक दीप्ति कुलकर्णी जी उन्होंने भेजा, फिर अपने भाई को अतुल जी को कहा तो उन्होंने राजेंद्र नगर से पैसा भेजा, कटक से पैसा आया, भुवनेश्वर से आया, राजस्थान से आया। मेरे जो फेसबुक मित्र हैं वो देखते हैं तो बहुत अच्छा प्रतीक भाई, इतने अच्छे अनुभव आए कि कई लोग तो ऐसे आए कि भैया आप कहीं नाम मत दीजिएगा, कहीं भी ना। हमको प्रतीक भाई आपने वास्तव में सही कहा, मुझे 10 रुपये भी मिले हैं और मुझे 50,000 भी मिले। हमारे जीतू जी राती जी हैं, मेरे साथ युवा मोर्चा के पुराने साथी, अभी भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने प्रतीक भाई 25 कुंटल आटा भेज दिया। और मैं मुझसे कहा कि क्या आवश्यकता लग रही, मैंने कहा तेल की कठिनाई है। तो उन्होंने कहा कि तेल कितने का आता है, मैंने कहा 17,000 रुपये का तेल आता है और वो 2 दिन चलता है, पूरी 180 लीटर की कोठी आती है। उन्होंने कहा कि 51,000 रुपये की 3 कोठी उमेश भैया आप उठा लो। तो आज हमने वो कोठी उठाई। सराफा व्यापारी एसोसिएशन के हमारे सचिव है अविनाश शास्त्री, उनसे मैंने आग्रह करा कि आप करो, तो बोले भैया क्या, मैंने कहा तेल चाहिए, तो बोले भैया 2 कोठी उठा ले। तो आज ही हमारी भोजनशाला पर हमने 5 कोठियां तेल उठाया, तो हमको अभी 3 तारीख तक के लिए तेल की व्यवस्था हो गई। ऐसे ही महापौर जी हैं,
उन्होंने 40 कुंटल आटा भिजवा दिया। मुकेश जैन है शांतिप्रिय जी, उन्होंने उनके मित्रों से अपील की, 40-50 हज़ार आ गए। घनश्याम काकाणी जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने 5 कुंटल आटा पहुंचाया। तो प्रतीक भाई 2-3 इसमें जो सब, एक नंदू का सेरा है, कंट्रोल की दुकान चलाते, उनके पास 25 किलो चावल बच गया। वो 25 किलो चावल का कट्टा लेकर आ गए और भोजनशाला पर आकर देखे गए। एक सज्जन ने, उनके पास 12 नमक के पैकेट थे, उन्होंने दे दिए। एक विवेक सिन्हा जी करके है, मसाले का कारखाना चलाते थे, उनका फोन आया कि मेरे कारखाने में 20 किलो मिर्ची लगी है, मुझे रखी, अनुमति नहीं मिल रही। मैंने कहा आप में आइए, मैं भिजवाता हूँ। मैंने भेजा, उन्होंने 20 किलो मिर्ची निकाल के दे दी। हमारे नंदू पांचाल भाजपा के पुराने नेता रहे, वो नहीं रहे, तो उनकी स्मृति में परिवार ने हमको एक दिन का आटा भी दिया और लगभग मसाला भी 10-5 हज़ार का दे दिया। एक केवल आखिरी उदाहरण, एक बाबूलाल पवार है, बस्ती में रहते, उनकी श्रीमती जी नहीं रही, उन्होंने नुक्ता नहीं करा प्रतीक भाई, और वो नुक्ते की राशि में से उनको लगा कि 5,000 रुपये जो ब्राह्मण भोज के होते हैं वो उन्होंने हमें पहुंचाए। तो पहली बार हमारी जो सेवा बस्ती की महिलाएं आती, मुझे लगा कि इनको ये पैसा देना चाहिए, तो 1,000 हमने अपने पास से मिलाए और 6,000 रुपये इकट्ठे करके 5 उन्होंने पहुंचाए थे नुक्ता घाटे के और 1 हमने डाले और 300 महिलाओं को पहली बार 200 रुपये दिए। और ये कहकर मैंने दिए कि कोई एक महिला रही नहीं है और वहाँ पर ब्राह्मणियों का भोजन नहीं हो रहा है, पर मेरी दृष्टि में आप भले किसी भी जाति वर्ग की हैं, आप श्रेष्ठतम ब्राह्मणियों से भी श्रेष्ठतम ब्राह्मणियां हो। और मैंने उनको 201 रुपये सबको भेंट करे और उन सब के पैर छूकर कहा कि आप उस मृतात्मा के लिए शांति मांगेगा, आपसे बड़ी ब्राह्मणी कोई नहीं, आप जगत का पालन कर रही हो। कुछ कटु अनुभव भी रहे होंगे उमेश जी? कटु अनुभव भी रहे प्रतीक भाई। लोगों ने आपको कहा होगा, कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा कि ये तो चंदाखोरी का तरीका है, कुछ लोगों ने जली कटी बातें भी सुनाई होगी, कुछ लोगों ने कहा कि एक तो कोरोना के नाम पर नया धंधा खोल लिया है, बिल्कुल इस तरह की बातें हुई। हाँ, इस तरह की भी हुई प्रतीक भाई। मैं उन अनुभव को साझा इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि एक तो मैं बहुत जल्दी आवेशित हो जाता हूँ और उसका बहुत नुकसान मुझे होता है। बहुत ज़्यादा अनुभव तो इस प्रकार के नहीं आए। हमारा जो समाज जीवन है, हमारी जो जीवन पद्धति है प्रतीक भाई, आप विश्वास करिए कि 1,000 में से कोई एक आधा व्यक्ति इस तरह की दुष्ट मानसिकता का होता है, बाकी 1,000 में 999 जो है, मुझे तो सकारात्मक मानसिकता के ही लोग मिले। हाँ, 1-2 अनुभव ऐसे आए कि मुझे लगता था कि मैं इनसे जो अपेक्षा कर रहा हूँ और ये सामर्थ्यवान है, ये उस अपेक्षा को पूरी कर सकते हैं, और मेरी अपेक्षा बहुत छोटी होती थी। कुछ थे 1-2 करोड़पति जिनसे मैंने केवल 5 कुंटल आटा ही मांगा था, वो उन्होंने वो भी नहीं दिया, तो भी मैंने उनको धन्यवाद ही करा है। मेरा स्वभाव में नहीं है कि मैं तो सबके प्रति मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो दे उसका भला। अच्छा, खुद के काजे मांगू नहीं चाहे मर जाऊं, और समाज के लिए मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं है। बचपन से कथा करने जाता था मावस पे, सीधा मेरे घर आता था, पुन्नम पे सीधा आता था, बचपन से पुन्नम पे कथा करने जाता था घर घर। तो मेरे को तो सीधा लेना और मांगना और भिक्षा लेने की आदत है, मेरे जाति धर्म में शामिल है, और मैं तो समाज के लिए मांगता हूँ। प्रतीक भाई, मैंने जीवन में कभी कोई मेरा सामर्थ्य नहीं है इसलिए नहीं कराया। ऐसा नहीं कि जो लोग ऐसा करा, जो लोग कराते वो श्रेष्ठतम है, उनमें सामर्थ्य। मैंने कभी प्रतीक भाई कोई ऐसा राजनीतिक आयोजन नहीं करता हूँ, कोई बहुत बड़े धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा सामर्थ्य नहीं है। पहली बार जीवन में मैंने हाथ फैलाया। आज तक कभी चंदा नहीं लिया प्रतीक भाई, ना चुनाव लड़ा तब लिया जी, और कभी नहीं लिया। लेकिन लोग तो ये भी आरोप लगा रहे होंगे, लगाते होंगे कि भाई उमेश शर्मा ये सब कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते कर रहे हैं, क्योंकि आप राजनीतिक दल में हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो ये इस तरह के आरोप लाछन भी लग रहे होंगे इन दिनों कि उमेश शर्मा कोई महत्वाकांक्षा रख रहे हैं, राजनीति में लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, इसलिए सब कर रहे हैं। तब मन को, मैं इन आरोपों में जाना नहीं चाहता, मन को कैसा लगता है मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं प्रतीक भाई, अभी तक तो इस प्रकार का कोई लांछन का मुझे अनुभव आया नहीं, और जिसने भी करा है संबल बढ़ाने वाली बात करिए। और जहाँ तक, चूंकि मैं स्वाभाविक रूप से राजनीतिक का कार्यकर्ता हूँ, इस क्षेत्र का, पर प्रतीक भाई मैं बहुत ईश्वर को साक्षी रख के आपको कह रहा हूँ, आपका भी जीवन में अनुभव आया होगा कि जब कोई आप पावन काम करते हैं तो आप कामना से रहित हो जाते हैं। इस समय मैं कामनाओं से रहित हूँ, राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ। मेरे बारे में क्या होना है ये हमारी पार्टी का अपना सिस्टम है, किसी मेरा या किसी भी कार्यकर्ता का क्या जिम्मेदारी क्या दायित्व होगा वो भारतीय जनता पार्टी को तय करने का विषय। इस समय मैं केवल अपने प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी के आह्वान का पालन कर रहा हूँ।
अपने संभाग संगठन मंत्री जयपाल सिंह जी के मार्गदर्शन में कर रहा हूँ, हमारे नगर के अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा जी के निर्देशन में कर रहा हूँ, और अपने क्षेत्रीय विधायक आकाश जी हैं, हमारी महापौर जी हैं, हमारे सांसद जी हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, उन सबके संबल और साहस से कर रहा हूँ। तो मैं कामना से रहित हूँ। क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य का विषय है। इस समय मेरे दिमाग में लेश मात्र भी राजनीति नहीं है। मैं जब सुबह सोकर उठता हूँ प्रतीक भाई, मुझे केवल इस बात की चिंता होती कि आज की ये जो भोजनशाला है इसमें कोई कमी तो नहीं है, इसके अलावा मेरा कोई चिंतन नहीं है प्रतीक भाई। और एक बात, जो हमारे पास आ रहा है, मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ फेसबुक पर स्क्रीनशॉट तक डाल रहा हूँ, एक भी पैसा आ रहा है हम बैंक खाते में ले रहे हैं। ऑडिट होगा, रोज का प्रतिदिन का जो आता है वो चार्टेड अकाउंटेंट के पास मेरे द्वारा पहुंचा दिया जाता है। रोज का जो व्यय होता है वो चार्टेड अकाउंटेंट को दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं आया है प्रतीक भैया, कुल जमा 2, 2.5, 3 लाख रुपए अभी तक आए हैं, पर सामग्री भी आ गई है, इसलिए ये दुख। और एक दिन का खर्चा कितना है प्रतीक जी? एक दिन का इस रसोई भोजनशाला का खर्चा प्रतीक भाई, एक पैकेट का एवरेज भी आप पकड़ के चलेंगे तो ये मान के चलिए कि कम से कम न्यूनतम 15 रुपए का पड़ता है। लगभग 80-90 हज़ार रुपए की ये रोज की भोजनशाला है। जितना आया है वो दशांश भी नहीं है, पर सामग्री आ रही है, साधन आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि ईश्वर है प्रतीक भाई, ईश्वर कर रहा है, ईश्वर करा रहा है, हम निमित्त मात्र हैं, इसलिए मनोबल कम नहीं होता है। हमने तो गोकुलदास भूतड़ा का जमाना देखा है, दादा का, श्री वल्लभ शर्मा जी को हमने काम करते देखा, धारकर जी, निर्भय सिंह जी को काम करते देखा है। तो हम लोग तो उस युग के कार्यकर्ता हैं, तो विचलित नहीं होते। उमेश जी, जिस तरह से मोदी जी और मुख्यमंत्री के बीच में बातचीत हुई है, लग रहा है कि लॉकडाउन 3 भी होगा, लॉकडाउन बढ़ेगा जी, और इंदौर में तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। मुझे लगता है कि 15 दिन और हमें जाएंगे जी। 3 मई के बाद अगर ये लॉकडाउन 18-20 तक गया तो क्या उमेश शर्मा और उनकी टोली ये भोजनशाला को जारी रखेगी या 3 मई तक आप इसका समापन कर देंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस दिन आह्वान करा था, उन्होंने ये कहा था कि लॉकडाउन के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता को चिंता करना है समाज के अन्न प्रबंधन की। जब तक ये लॉकडाउन रहेगा हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, संभाग संगठन मंत्री के मार्गदर्शन में काम करते रहेंगे। एक बात ये जरूर कठिनाई आएगी जो मुझे भी लग रहा है और चिंतित भी कर रही है कि हमारे पास साधनों का अभाव हो जाएगा। समाज की भी एक सीमा है और समाज के अंदर धनाढ्य वर्ग भी बहुत बड़ा है, पर मेरी अपनी एक सीमा है। मेरे बहुत ज़्यादा धनाढ्यों से संबंध नहीं है, मेरे बहुत ज़्यादा उद्योगपतियों से ताल्लुकात नहीं है, मेरे बहुत ज़्यादा धन संपन्न व्यापारी बंधुओं से ताल्लुकात नहीं है। तो मेरे जिनसे संबंध है वो फेसबुक पे आपके जैसे मित्र हैं। बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ प्रतीक भाई, तो मैंने मेरे दिमाग में जो 3 मई के बाद का उपाय है कि जब कोई मार्ग नहीं दिखाई दे तो गुरु शरण में जाना चाहिए। 3 तारीख के बाद अगर मुझे लगता है कि 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ गया, 1 महीने का लॉकडाउन बढ़ गया और साधन के अभाव में तकलीफ आ रही है, तो मैं गुरु शरण में जाऊंगा। मैं महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी से सार्वजनिक रूप से प्रार्थना और याचना करूंगा। मैं भगवती कनकेश्वरी देवी का आह्वान करूंगा। मैं मोरारी बापू जी का आह्वान करूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और उनसे कहूंगा कि आप केवल आशीर्वाद दीजिए। आप आशीर्वाद भर दे देंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद हो गया तो आपका इतना बड़ा शिष्य मंडल इंदौर, मध्य प्रदेश और देश भर में कि हमें मालूम है कि अगर हमने गुरु के आगे झोली फैलाकर करबद्ध प्रार्थना कर दी कि गुरु महाराज हम जो कर रहे हैं ये ठीक है कि हम अपने जैसों के लिए कर रहे हैं। और प्रतीक भाई, मेरा हिंदू धर्म की जीवन पद्धति में बहुत गहरी आस्था है और मुझे मालूम है कि मैंने गुरुओं के आगे झोली फैला दी ना। अभी 3 मई तक आवश्यकता नहीं है। 3 मई तक तो मुझे लग रहा है कि छोटे मोटे साधनों से चला लेंगे। 3 मई के बाद जिस संकट की तरफ आप संकेत कर रहे हैं, अगर वो संकट खड़ा होगा तो मेरे पास ये मार्ग है और मुझे मालूम है कि जो गुरु के आगे चरण में पड़ जाता है, नतमस्तक हो जाता है। धन्यवाद आपको। मैं समझता हूँ आप बहुत भावुक हो रहे हैं। जो सदगुरु की शरण में चला जाता है उसका मोक्ष निश्चित है, उसका कल्याण निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको ईश्वर शक्ति दे, संबल दे, सहायता करे, और जिसका स्वयं प्रभु जिसका साथ देता है उसको निराशा हाथ नहीं लगती है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।